नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी, क्रा कैनाल कैंसल्ड बाय थाईलैंड। 2015 में क्रा कैनाल को डेवलप करने की बात हुई थी थाईलैंड और चाइना के बीच में। अभी के लिए इस कैनाल को थाईलैंड द्वारा रद्द कर दिया गया है। तब ऑब्वियस सी बात है, इस कैनाल के आसपास का जो इलाका है जहां पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं, उसके मैप को देखना, दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स है उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन लेना, और साथ साथ ये पूरा का पूरा इशू क्या है इसको आपको डिटेल में बताना, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी बारे में डाउट पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ साथ मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अभी साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है म्यांमार। म्यांमार के इस तरफ अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा इंडिया, ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, म्यांमार के ईस्टर्न साइड पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार के साउदर्न साइड पे ये जो रंगून शहर आपको दिख रहा था, एंग्लो बर्मा वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर के दौरान इस रंगून पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, ये मैंने आपको पढ़ाया स्पेक्ट्रम में। अभी म्यांमार के साउथ में आपको नजर आ रहा है अंडमान सी। म्यांमार के नीचे आ जाइए, ये जो साउदर्न थाईलैंड में जब आप पहुंचोगे, जहां पे एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है फुकेत, ये भी अंडमान सी के बगल में। ठीक है, अब ये अगर थाईलैंड की बात की जाए, चूंकि ये क्रा कैनाल थाईलैंड और चाइना के बीच का एक इशू था, तो थाईलैंड की अगर नेबर्स की बात करिए तो थाईलैंड कौन कौन सी कंट्रीज के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ कर रहा है, ऊपर लाओस के साथ कर रहा है, ईस्ट में कंबोडिया के साथ कर रहा है, नीचे मलेशिया के साथ कर रहा है। क्या थाईलैंड चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है, बट म्यांमार चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा। म्यांमार लाओस के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी याद रखिएगा। वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम यहां चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, वियतनाम यहां लाओस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, वियतनाम कंबोडिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। कंबोडिया किसके किसके साथ कर रहा है? थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ। लाओस किसके किसके साथ कर रहा है? चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, वियतनाम के साथ, थाईलैंड के साथ। ये जो लाओस का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ये चाइना की एक कंपनी ने खरीद लिया है, इसलिए लाओस भी न्यूज में है। और एक सवाल, ये जितने भी नेशंस मैंने आपसे डिस्कस किए, इसमें से लैंड लॉक नेशन कौन सा है? तो भैया लाओस आपको एक लैंड लॉक नेशन नजर आ रहा है, कहीं से भी इसकी समुद्र के साथ बाउंड्री नहीं बन रही है। ठीक है, अभी यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साउदर्न साइड पे इंडोनेशिया है, नदर्न साइड पे आपको मलेशिया नजर आ रहा है, और इधर है आपका सिंगापुर। सिंगापुर अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आज की डेट में इतना इकोनॉमिकली एडवांस होकर हमारे सामने खड़ा है। अभी क्रा कैनाल क्या है? क्रा कैनाल यहां देखिए दोस्तों, ये जो रेड रंग की लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्रा कैनाल है। इधर आके देखोगे तो आपको और थोड़ा क्लियर नजर आएगी। ये देखिए, यहां से ये क्रा कैनाल थाईलैंड के बीच से होते पार होके जाती, इस्थमस ऑफ क्रा पे निकलती है। अभी ये बनी नहीं है, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये है क्रा कैनाल। अभी के लिए देखा जाए तो आप इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ते हो, या मान लीजिए साउथ चाइना सी से जोड़ते हो। ठीक है, तो अभी साउथ चाइना सी से बाहर निकलोगे तो क्या आ जाएगा? आपका पैसिफिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे बोलूं कि आप इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ो, तो आप किस किस तरीके से जोड़ सकते हो? तो भाई, बे ऑफ बंगाल जो कि आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, उसके आगे चल के आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से क्रॉस करते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री मार लो। दूसरा क्या तरीका है कि आप इंडियन ओशन से इस सुंडा स्ट्रेट से होते हुए, सुंडा स्ट्रेट कहां है? जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और जो जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच से जो जगह बनती है उसको सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। सुंडा स्ट्रेट से होते हुए आप निकल के साउथ चाइना सी चले जाओ। दूसरा, आप लॉम्बॉक स्ट्रेट से होते हुए चले जाओ। ये क्या है? बाइली आइलैंड और लॉम्बॉक आइलैंड के बीच में पड़ती है लॉम्बॉक स्ट्रेट। लॉम्बॉक स्ट्रेट से भी निकल के आप साउथ चाइना सी जा सकते हो। तो साउथ चाइना सी जाने के 3-4 तरीके दिख रहे हैं। अभी अगर आप इस क्रा कैनाल को बना देते हो और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रास्ता लेते हो, तो अगर क्रा कैनाल जो कि एनविसेज की गई थी वैसी बन जाती, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप उसके डिस्टेंस को कवर करते, तो क्रा कैनाल से अगर आपको इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी में जाना है, तो क्रा कैनाल से जितना किलोमीटर लगता, उससे 1200 किलोमीटर ज्यादा लगेगा आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, 2800 किलोमीटर ज्यादा लगेगा आपको सुंडा स्ट्रेट में, 3500 किलोमीटर ज्यादा लगेगा आपको लॉम्बॉक स्ट्रेट में। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रा कैनाल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है। तो अब हम इसकी थ्योरी में घुसते हैं। थ्योरी क्या है? इस क्रा कैनाल को थाई कैनाल भी कहा जाता है।
क्रा कैनाल, क्रा इस्थमस कैनाल भी कहा जाता है, ऐसी कैनाल है जो गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी के साथ जोड़ रही है। भैया मैप में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ सियाम, जिसको गल्फ ऑफ थाईलैंड भी बोलते हो, इधर अंडमान सी, ये जोड़ दिया तो अंडमान सी जुड़ गया किससे? गल्फ ऑफ थाईलैंड से। ठीक है, जैसे ही आप इधर से निकलोगे यहां पे आपका पड़ेगा इस्थमस ऑफ क्रा, तो आपका जो गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी अक्रॉस द क्रा इस्थमस, अभी तो ये बनी ही नहीं। इसको क्यों डेवलप किया जा रहा था क्रा कैनाल को? पनामा कैनाल के हिसाब से और सुएज कैनाल के हिसाब से। अभी पनामा कैनाल, सुएज कैनाल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कोरिंथ कैनाल और जो जो इंपॉर्टेंट कैनाल है दुनिया भर में, उसका एक बहुत हल्का ओवरव्यू भी मैं आपको दूंगा। अब देखिए, अभी के लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो शिपिंग कंसाइनमेंट निकलता है, चाहे वो ऑयल का हो चाहे वो किसी और एक्सपोर्ट का हो, वो निकलता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे कुछ कंट्रीज लिटरली डिपेंडेंट है। एक तो डिपेंडेंट है जापान, एक डिपेंडेंट है साउथ कोरिया और बहुत हद तक चाइना भी इस पे डिपेंडेंट है। ये तीनों कंट्रीज इस पे डिपेंडेंट है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना जाने का जो रास्ता है वो 1200 किलोमीटर से कम हो जाएगा। अभी ये दोनों कंट्रीज क्या इस्तेमाल करती हैं? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर क्रा कैनाल बन जाती तो डिस्टेंस 1200 किलोमीटर से हो जाता कम। चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना अगर इसको बना देता तो मैरीटाइम सिल्क रोड का जो सपना है चाइना का, वो पूरा हो जाता। इसका जो प्रपोजल था कैनाल को बनाने का, जो 2015 में रखा गया था, इसकी बात करेंगे अभी, उसमें यह बोला गया था कैनाल 102 किलोमीटर लंबी होगी, 400 मीटर चौड़ी होगी और लगभग 25 मीटर डीप होगी। तब अगर बात करो आप क्रा कैनाल की, दोस्तों क्रा कैनाल का जो आइडिया है ना, कोई बहुत नया आइडिया नहीं है। इस आइडिया को 1930s में ही सोच लिया गया था। अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी इस आइडिया को कैसे सोच लिया गया? देखिए, सुएज कैनाल 1869 में बनके तैयार हो गई थी, पनामा कैनाल 1914 में बनके तैयार हो गई थी, तो 1930s कोई जल्दी समय नहीं था। उस समय पे जो इंटरनेशनल ट्रेड था समुद्र के रास्ते, वो ऑलरेडी चल रहा था। तो उस समय पे क्रा कैनाल का आइडिया 1930s में ही लेके आ गए थे, लेकिन एनवायरमेंटल रेपरकशंस ज्यादा थे, कॉस्ट ज्यादा थी। इसको पोटेंट तरीके से सोचा गया 15 मई 2015 को, जब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ चाइना थाईलैंड क्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी गोंगजाओ चाइना में साइन हुआ। हालांकि 19 मई को थाई गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं साइन हुआ है। ये बोला गया कि भैया 10 साल के अंदर 28 बिलियन डॉलर के खर्चे पे ये जो क्रा कैनाल है ये तैयार कर दी जाएगी। मेन पैसा इसमें कौन देगा? चाइना देगा। हालांकि चाइना कुछ भी दान धर्म में नहीं करता है, जो भी पैसा लगाया जाएगा उसके ऊपर से इंटरेस्ट वसूला जाएगा। थाईलैंड का इसमें क्या फायदा था? बिल्कुल फायदा है दोस्तों। आप देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जिसमें आपको सिंगापुर पड़ता है, रास्ते में मलेशिया पड़ता है। आज की डेट में मलेशिया और सिंगापुर ठीक ठाक एडवांस्ड है। क्यों एडवांस्ड है? क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पड़ते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक रूट्स पे पड़ते हैं। जितने भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल रहे हैं वो शिप्स स्टे इन जगहों पे लेते हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इन शिप्स के थ्रू कार्गो इन जगहों से आता है, तो बीच में एक प्रॉपर अगर इंडस्ट्रियल सेटअप लगा दिया जाए मलेशिया और सिंगापुर में, जो कि सिंगापुर में लगाया भी गया है, तो प्रॉपर इंडस्ट्री विद अ बिग ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे सेटअप हो सकती है, जिसके चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जो कि हुआ है सिंगापुर में। प्लस जो भी वेसल्स आके इन जगहों पे रुकते हैं वो अपनी फीस देते हैं, जो भी छोटे मोटे लोकल टैक्सेस होंगे वो देते होंगे। तो जब भी किसी एक जगह से एक शिपिंग रूट डेवलप होता है तो उस शिपिंग रूट के साथ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, एक तरीके से अर्बनाइजेशन होता है, जिसके चलते बहुत पैसा आता है। थाईलैंड की गवर्नमेंट के लिए ये क्रा कैनाल इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अगर साउदर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड से क्रा कैनाल निकलती तो जो उनका पिछड़ा हुआ साउदर्न पार्ट है थाईलैंड का, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये क्रा कैनाल बनने की बात की जाने लगी ना, तो सिंगापुर थोड़ा नर्वस हो गया था। सिंगापुर ने बोला था कि अगर ये क्रा कैनाल मटेरियलाइज हो जाती है तो 30% तक का घाटा हो सकता है हमको शिपिंग में। ये सिंगापुर ने ओपनली बोल दिया था। थाईलैंड को लगा था हमको काफी फायदा होगा। थाईलैंड ने इसके बारे में काफी सोचा भी है, लेकिन रिसेंटली थाईलैंड की तरफ से ये डिसीजन आया है कि हम इसको रद्द कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। अब देखिए, इस क्रा कैनाल के बारे में पहले से ही काफी बातें चल रही थी। 2005 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस थे ना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस थे डोनाल्ड रम्सफील्ड, इनकी एक रिपोर्ट थी जो कि वॉशिंगटन टाइम्स में लीक हो गई थी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि चाइना की स्ट्रैटेजी है कि भाई कैनाल कंस्ट्रक्ट कराएंगे क्रा इस्थमस में, जहां पे चाइनीज पोर्ट फैसिलिटीज और रिफाइनरीज को लगाया जाएगा, जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा चाइना की। ठीक है, ये यूएस ने 2015 जब ये डील साइन हुई थी उससे 10 साल पहले ही उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने ये बात बोल दी थी।
अच्छा आप देखिए, जब थाईलैंड के अंदर ये कैनाल बनने की बात हुई तो बहुत सारे लोग बोले थे कैनाल का बहुत फायदा होगा, बहुत सारे लोग बोले थे कैनाल का काफी नुकसान होगा। नुकसान कैनाल का थाईलैंड को किस तरीके से होगा, ये किस बेसिस पे कहा जा रहा था? सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखिए, जब भी कोई इतने मेजर स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलता है तो उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो होते ही हैं। तो ये एक फैक्टर था। एक्सकवेटेड सॉइल, अगर आप जमीन को खोदोगे, 25 मीटर गहरी कैनाल बना रहे हो, तो खोदने के बाद जो सॉइल निकलेगा उस सॉइल को कहीं तो डिस्पोज करना है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर ये बोला गया कि भैया जितना आप उम्मीद कर रहे हो कि यहां से ट्रैफिक निकलेगा, उतना निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी चीज थी, चाइना पूरा का पूरा पैसा दे रहा था थाईलैंड को इस कैनाल को बनाने का। अगर थाईलैंड कल की डेट में चाइना को ये पैसा नहीं लौटा पाता है, तो पूस केस में आप देखोगे इस कैनाल का पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास। फिर चाइना डिसाइड करेगा कि इस कैनाल से कौन से कंट्री के वेसल्स निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो कल की डेट में चाइना के अगर जापान के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, साउथ कोरिया के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो साउथ कोरिया और जापान के वेसल्स को क्रा कैनाल से निकलने से मना भी कर सकता है। चाइना कुछ भी कर सकता है। थाईलैंड इस चीज को देख रहा है कि जो लाओस है उनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड चाइना की कंपनी के पास चला गया, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का चाइना के पास चला गया। तो जो डेप्ट ट्रैप है चाइना का, वो नजर आ रहा था यहाँ पे थाईलैंड को। ठीक है, तो थाईलैंड को ये लगा कि मान लीजिए हमने $28 बिलियन लेके चाइना से इस कैनाल को बना दिया और कल की डेट में ट्रैफिक नहीं आया और हम पैसा नहीं कमा पाए, और अगर हम चाइना को पैसा नहीं लौटा पाए, तो इस चीज का कंट्रोल हमको चाइना को देना पड़ेगा और फिर चाइना हमारी जमीन पे अपने हिसाब से काम करेगा। ये एक बात। उसके बाद दोस्तों, जो थाईलैंड की साउदर्न प्रोविंसेस है ना, वहां पे कुछ सेक्शनिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि आप देखिए, ये थाईलैंड की प्रोविंसेस का मैप है। अभी मलय पतनी करके एक रीजन है आपका थाईलैंड का, मलय पेनिनसुला के साउदर्न साइड पे। इस मलय पतनी में 4 थाई प्रोविंसेस हैं, यला, पतनी, नराथीवात और थोड़ा बहुत सोंखला। यहां देखिए, यला, पतनी, नराथीवात और कुछ हद तक सोंखला। यहां पे सेक्शनिस्ट मूवमेंट चल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इस्लाम। ये साउदर्न इलाका वो इलाका है जहां तक थाईलैंड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहुंची ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये थाईलैंड के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो जब भी कोई सेक्शनिस्ट मूवमेंट होता है, आप देखिए हमेशा बॉर्डर पे ही पनपता है दोस्तों। आप देख लीजिए इंडिया में भी, पंजाब में जब सेक्शनिस्ट मूवमेंट आया था, पंजाब का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता था। आज की डेट में जो नागा इंसर्जेंसी का इशू चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे नहीं, कोएग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो बाउंड्री पे है। जब भी देश के बीच में कोई जगह होती है ना, वहां पे सेक्शनिस्ट मूवमेंट पनप नहीं सकता, उसको दबा दिया जाता है। जैसे कि जब देश आजाद हुआ था, तो हैदराबाद प्रोविंस ने बोला कि हम अलग रहना चाहते हैं, पुलिस एक्शन से उसको दबा दिया गया। तो आप देखोगे कि जो मलय पतनी, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रीजन है ना मलय पतनी, ये बहुत न्यूज में है। कहीं ना कहीं आपके सामने ये ऑप्शंस में हो सकता है। ये जितनी भी मैप लोकेशन दिखा रहा हूं, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो मलय पतनी है, ये वो थाई प्रोविंसेस है, 3 थाई प्रोविंसेस और कुछ हद तक सोंखला प्रोविंस में भी फैला है। यहाँ पे एक सेक्शनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो कि एक मलय इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, पतनी दारुसलाम के नाम से। ओके, और ये इंसर्जेंसी कई बार वायलेंट भी हो चुकी है, जिसके चलते थाईलैंड ने यहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया। अभी अगर यहां से आप निकाल दोगे एक क्रा कैनाल, तो ये जो प्रोविंसेस हैं ये बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाएंगी। तो एक फॉरेन पावर चाइना जैसी इस जगह पे हम उससे उधार लेके एक कैनाल बनाए, इधर इतनी रेस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस हैं, पता चला थाईलैंड की सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इस इलाके पर से चला गया। इसीलिए भी थाईलैंड ने सोचा होगा कि भाई इस चीज को खत्म करो। तो ये 4 आपको मैंने वजहें बताई हैं, ये 4 वजहें इस क्रा कैनाल को कैंसिल होने की हो सकती हैं। ओके, फिर हम अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड की। सबसे पहले अब बात की जाए स्विस कैनाल की। आपको नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मेडिटेरियन सी यहाँ पोर्ट शायद है, और इधर ये रेड सी से कनेक्ट हो रहा है। ये जो जमीन था, इस जमीन को खोद के यहाँ पे कैनाल बना दी गई। अगर आप इस बात करो स्विस कैनाल की, नवंबर 1869 में चालू हो गई थी। 193.3 किलोमीटर लंबी थी ये कैनाल। आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ स्विस के साथ ये जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग कैनाल है। आप देखिएगा, जब 6 डे वॉर हुआ इजराइल का इजिप्ट के साथ, इस सिनाई पेनिनसुला पे इजराइल का कब्जा होगा। ये इजराइल है। ओके, तो उस समय पे इजिप्ट बहुत डर गया था कि कहीं ये जो स्विस कैनाल है वो इजराइल के कब्जे में ना चली जाए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं और इजराइल बाद में बैक ट्रैक कर दिया। अभी के लिए इस स्विस कैनाल के ऊपर कंट्रोल किसका है? इजिप्ट का। आगे बात करें पैनामा कैनाल की, आपको यहां नजर आ रहा है, इधर गल्फ ऑफ पैनामा है जो कि पैसिफिक का हिस्सा है, और इधर है आपका कैरेबियन सी।
तो यहां पे आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा, यहां पैसिफिक ओशन मिलेगा। ओके, और इधर से निकल रही है आपकी पैनामा कैनाल। अभी ये पैनामा कैनाल यूएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान किसी इंडस्ट्रियल बेस में जो कि अमेरिका के ईस्टर्न एज पे है, उससे सामान भेजना है अमेरिका के वेस्टर्न एज पे, तो आप या तो सड़क से भेजो। अभी सड़क से बहुत सारा पॉल्यूशन और बहुत सारी इश्यूज होते हैं। समुंदर से अगर आप भेजोगे तो ये वेसल निकलेगा, और अगर पैनामा कैनाल नहीं होगी तो साउथ अमेरिका के साउथ से घूमते हुए यहां आएगा। वो चीज सही नहीं है। तो अगर आप पैनामा कैनाल बनाते हो तो सीधे ऐसे क्रॉस करके यहां पहुंच सकता है। तो देखिए, पैनामा कैनाल प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन थ्रू द पैनामा स्थमस, a narrow strip that separates the Caribbean Sea and the Pacific Ocean। तो यहां पे अगर बात की जाए तो इधर है आपका पैसिफिक ओशन और इधर छोटा सा है आपका कैरेबियन सी। ओके, 1914 में ये कैनाल बनी थी और यूएस के ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसको 15,000 किलोमीटर से कम कर दिया। मैंने बताया ना आपको, या तो भैया ये लंबा रास्ता साउथ अमेरिका का कोस्ट पूरा पार करके जाओ या यहीं से निकल जाओ। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप यूएस के दोस्तों इस वेस्टर्न कोस्ट से इस तरफ जाने के लिए होगे, ठीक है, तो आप कहां पहुंच जाओगे? चाइना पहुंच जाओगे, जापान पहुंच जाओगे, साउथ कोरिया पहुंच जाओगे। इधर चाइना, जापान, साउथ कोरिया पहुंचेगे। अगर आप इस तरफ जाते हो तो आप कहां पहुंचोगे? यूरोप पहुंचोगे, नीचे अफ्रीका पहुंचोगे। तो अभी बात यह है कि अगर मान लीजिए चाइना से इंग्लैंड कोई सामान भेजना हो तो चाइना क्या करेगा? सीधे अपना वेसल इधर से भेजेगा जो कि पैनामा कैनाल से क्रॉस करता हुआ इंग्लैंड चला जाएगा। ओके, नहीं तो चाइना को क्या करना पड़ता कि वो नीचे साउथ अमेरिका से पूरा क्रॉस करा के अपने वेसल को भेजना पड़ता। तो पैनामा कैनाल से काफी फायदा हुआ है। तो स्विस कैनाल और पैनामा कैनाल से ही यहां पे आप देखोगे भैया बहुत ज्यादा इंस्पायर होके सोचा था कि क्रा कैनाल को ही बनाया जाएगा, बट क्रा कैनाल से स्विस और पैनामा जितने फायदे होंगे इस पर हमेशा एक डाउट था, क्योंकि अगर इतने फायदे होते तो अब तक इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता। अभी बात की जाए कोरिंथ कैनाल की। कोरिंथ कैनाल ग्रीस में, ये आपको ग्रीस का नक्शा नजर आ रहा है। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है पेलोपनीस पेनिनसुला और इधर है ग्रीस मेनलैंड। तो ग्रीस मेनलैंड और पेलोपनीस पेनिनसुला को जोड़ती है ये कोरिंथ कैनाल। इनफैक्ट ये दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि ये जो ग्रीस का मेनलैंड है और ये जो पेलोपनीस पेनिनसुला है इसको सेपरेट करती है आपकी ये कोरिंथ कैनाल। तो जोड़ेगी किसको किसको? तो ये कोरिंथ कैनाल जोड़ेगी गल्फ ऑफ कोरिंथ को एंड द सेरोनिक गल्फ इन द एजियन सी। 6.4 किलोमीटर लंबी है। अभी ये बिना मैप के आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ग्रीस का नक्शा। इधर एक साइड आपको दो वाटर बॉडीज दिख रही होंगी, एक साइड आपको दिख रही है सेरोनिक गल्फ। ओके, तो ये जो रेड रंग का डॉट है, इस रेड रंग के डॉट के राइट साइड पे अगर आप आ जाओगे तो आपको दिख रही है सेरोनिक गल्फ, और लेफ्ट साइड पे आपको आ जाओगे तो आपको दिख रही है गल्फ ऑफ कोरिंथ। अब अगर आप थोड़ा इसको जूम इन करते हो तो आपको ये एक लंबी सी नीली वाटर बॉडी दिख रही है जाती हुई, आपकी इस्थमिया के पास से चलती हुई जा रही है और यहां जाके निकल रही है। ओके दोस्तों, तो ये है आपकी कोरिंथ कैनाल। ओके, दिस इज बेसिकली द कोरिंथ कैनाल। ये किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? एक तो आप देखोगे कि ये ग्रीक मेनलैंड को पेलोपोनेस पेनिनसुला से अलग कर रही है। दूसरी बात, ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, एक सेरोनिक गल्फ जो कि एजेंसी का पार्ट है और दूसरी तरफ कोरिंथ गल्फ। ये जो कोरिंथ कैनाल है ना दोस्तों, बहुत पिक्चर्स क्यों है। देखिए किस तरीके की है कोरिंथ कैनाल। एक तरफ आपको ग्रीस मेनलैंड नजर आएगा, एक तरफ पेनिनसुला नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके की कैनाल है। इससे बहुत सारे क्रूज शिप्स और कभी कभी शिपिंग जो कि आपके कार्गो वाले शिप्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा बड़े नहीं निकल पाते, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफी पतली है ये कैनाल। फिर कुछ और कैनाल हैं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है ग्रैंड कैनाल। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बस काम भर की चीजें बता देता हूं। जो ग्रैंड कैनाल है इसको आप बेजिंग हांगजाओ कैनाल भी बोलते हो, चाइना में है। चाइना की दो रिवर्स, येलो रिवर और यांगजे रिवर को जोड़ती है कैनाल। ओके, और इस कैनाल की अगर आप बात करो तो इसको बनाया गया था 468 बीसी में, और ये आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो ग्रैंड कैनाल है चाइना की, ये कितनी बड़ी होगी और कितनी पुरानी है। कोरिंथ कैनाल बता दिया। फिर हम बात करें व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल। अब ये जो व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनाल है ये आपके रशिया में मिलेगी आपको। ठीक है, तो भैया व्हाइट सी कैनाल, व्हाइट सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाली ये जो बाल्टिक सी से जोड़ने वाली जो कैनाल है ये आपको मिलेगी रशिया के अंदर। बहुत सारी कैनाल है दोस्तों, हर चीज तो मैं आपको दिखाने पे आऊंगा तो लेक्चर पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। फिर एक कैनाल है राइन मेन डेन्यूब कैनाल।
ये जो राइन मेन डेन्यूब कैनाल है ये ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न यूरोप में है, वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। यूरोप की एक बहुत मेजर कैनाल है, यहां से बहुत सारा आप कह सकते हो जो कार्गो है वो पास होता है। फिर एक कैनाल है वोल्गा डॉन कैनाल। अभी वोल्गा डॉन कैनाल आप नाम से पकड़ सकते हो कहां पे होगी, रशियन रिवर्स वोल्गा और डॉन को जोड़ती है कैनाल। तो एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये, खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए, शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कील कैनाल है जो कि बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ जोड़ती है। आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन चीजों पे, बट इतनी सारी कैनाल्स है, अभी कितनी आपके लिए मैं वीडियो बना के दिखा दूं। काम भर की चीजें तो मैंने आपको बताई दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।